हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, हर साल हर परीक्षा में इससे सवाल आता ही आता है। तो शुरुआत करते हैं दो शानदार मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान ही लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो ठानते हैं और करते हैं शानदार पढ़ाई। आइए, यहां हमने लिख रखा है गाउस का नियम यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां पे Q है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। यह बंद पृष्ठ की व्याख्या आपको वैद्युत फ्लक्स वाले वीडियो में शुरुआत में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देख रखा है तो पहले आप बंद पृष्ठ के बारे में उस वीडियो से जानकारी जुटा लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में है। अब मैं इसको व्युत्पत्ति करने वाला हूं, इसका डेरिवेशन करने वाला हूं। बड़ा ही शानदार डेरिवेशन है और यह डेरिवेशन हम करेंगे कूलाम के नियम और फ्लक्स के सूत्र का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले हमने यहां एक स्थिर बिंदु आवेश Q ले लिया। इस स्थिर बिंदु आवेश Q के कारण हमें पता है विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में होगा, ऐसे बाहर की तरफ। हमने इसको धन आवेश मान रखा है। हर तरफ अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाना चाहें तो वो त्रिज्य दिशा में बहिर्मुखी होगी। ठीक है, इस आवेश से r दूरी पर जाकर आपने एक गोला मान लिया। इस Q आवेश से R दूरी पर जाकर आपने एक गोला मान लिया त्रिआयामी आकाश में। अब ये बोर्ड तो द्विविमीय है इसलिए वृत्त दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये जो है वो एक गोला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और किधर होगा, तो आपका जवाब आएगा भाई इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में बहिर्मुखी होगा और उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा Q बटा आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता, मुझे बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और किधर होगा, तो फिर आप बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर Q बटा इस बिंदु की आवेश से दूरी फिर तो आ रही है, ये दूरी भी तो आ रही होगी यहां से यहां तक वाली, यानी कि जो परिमाण यहां है वही परिमाण यहां है। मैं आपसे पूछता इस बिंदु पर बताओ, तो भी आपका उत्तर समान ही आता कि विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ है और उसका परिमाण आप मुझे बताते कि Q बटा आर स्क्वायर। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इस गोले पर छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं। इस त्रिआयामी गोले पर यहां एक छोटा सा क्षेत्रफल माना मैंने, ये बहुत छोटा है, बहुत अल्प है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया है। इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा? इस सतह का क्षेत्रफल सदिश, ये जो छोटा सा पृष्ठ माना, छोटी सी सतह आपने मानी, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा अभिलंबवत दिशा में बाहर की तरफ। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिखाइए, तो आप क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या इस तरफ दिखाते? तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कोण कितना हुआ? 0। अच्छा, अगर वही छोटा सा क्षेत्रफल हम यहां मानते गोले के पृष्ठ पर, तो क्या उसका क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ के लंबवत ऐसे आया होता जैसे पिछले केस में आया था? तो इस बार जो क्षेत्रफल सदिश है वो फिर ऐसे दिखाया जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो भी है उनमें कोण कितना आया? 0। क्या ऐसा इस गोले के हर बिंदु के लिए होगा? जरा यहां विचार करें, क्षेत्रफल सदिश तो इस वाले पृष्ठ के लंबवत उधर ही आएगा और उधर ही विद्युत क्षेत्र है, यानी कि हर बार इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना होगा? 0। ठीक, अब इस गोलीय पृष्ठ से मैं फ्लक्स की गणना करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इस छोटे से पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। वो छोटा सा विद्युत फ्लक्स मैंने लिख दिया डी फाई को मैं लिखूंगा E सदिश डॉट DA सदिश। ठीक है, अच्छा, E सदिश और क्षेत्रफल सदिश तो समान दिशा में है, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं E DA cos
0 डिग्री। सहमत हैं आप इस बात से? ई मैं पहले से जानता हूं, ई की जगह रख सकता हूं के क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए, और कॉस 0 डिग्री रख दिया आपने 1। ये आ गया इस छोटे से पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हमें तो इस छोटे से पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें इस पूरे गोले के लिए वैद्युत फ्लक्स चाहिए। पूरे गोले के लिए वैद्युत फ्लक्स लाने के लिए हम करने वाले हैं इस बार समाकलन, यानी कि समाकलन डी फाई इज इक्वल टू ये के क्यू बाय आर स्क्वायर नियत है भाई, के नियत है, ये आवेश क्यू नियत है, और ये दूरी आर भी तो नियत ही है। सारे बिंदु तो गोले के पृष्ठ पर ही थे, तो दूरी आर भी नियत है। सारे नियतांक समाकलन से बाहर रख लिए, यहां बच गया समाकलन डी। डी फाई का समाकलन करके हमें मिलने वाला है कुल फ्लक्स पाई। अच्छा, के की जगह हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू पड़ा रहा यहां आर स्क्वायर। अब समाकलन डीए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? शाबाश, 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो यहां रख दिया आपने 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कुछ राशियां निरस्त हो रही है, वो निरस्त करवा देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि उत्तर कितना बचा? ये वही उत्तर आ गया जो हम चाह रहे थे, पाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही है गाउस का नियम। ये क्यू है इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। ये जो हमने काल्पनिक पृष्ठ बनाया, ये कहलाता है गाउसीय पृष्ठ। ये काल्पनिक होता है भाई, गाउसीय पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, गाउसीय पृष्ठ भी काल्पनिक होता है। तो एक बड़ी शानदार बात हमें समझ में आई कि यदि कोई बंद पृष्ठ हो, देखिए ये गोला बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू है इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। परिबद्ध का मतलब जो इस पृष्ठ के भीतर आवेश है, वो आवेश आपको लेना है और कुल आवेश लेना है। मान लीजिए इस पृष्ठ के भीतर 10, 15, 20 अलग अलग आवेश पड़े हों, तो आप उनका नेट परिणामी आवेश निकाल लीजिए, कुल आवेश निकाल लीजिए, वो कुल आवेश यहां रख दीजिए, आपको उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स मिल जाएगा। अच्छा, एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मान लो कोई गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश परिबद्ध ही ना कर रहा हो, ऐसा गाउसीय पृष्ठ हो जिसमें कोई आवेश ना हो, बताइए उससे संबंधित फ्लक्स कितना होगा? अगर गाउसीय पृष्ठ किसी आवेश को परिबद्ध ही नहीं कर रहा, तो ये Q का मान 0 आ जाएगा, और ये Q का मान जैसे ही अपन 0 रखेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा 0। यानी कि अगर कोई गाउसीय पृष्ठ किसी भी आवेश को परिबद्ध नहीं कर रहा, तो उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स हमेशा आएगा 0। ये बात मैं अगले पेज पे ले आऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात आप सीखे, यहां पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है वो आई के क्यू बटा आर स्क्वायर। कूलाम के नियम का जो सूत्र है, क्या वो 1/r स्क्वायर वाला है ना? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। ऐसे ही बिंदु आवेश की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर कूलाम के नियम में ही परिवर्तन कर दूं, सामान्यतया कूलाम का नियम आप क्या लिखते हैं? F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब आप जब इससे आगे बढ़ के विद्युत क्षेत्र लिखते हैं, तो आप लिखते हैं E बराबर के Q बटा आर स्क्वायर। अब मान लीजिए किसी अन्य ग्रह पर कूलाम का नियम अगर होता R की घात 2.5, ध्यान से सुनिएगा, किसी अन्य ग्रह पर कूलाम का नियम होता R की घात 2.5, तो फिर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी यहां आता R की घात 2.5। ठीक है ये बात? तो जब आप यहां कैलकुलेशन करते तो यहां भी आता 2.5, फिर यहां भी आता 2.5, फिर यहां भी आता 2.5। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां बच जाता R की घात 0.5।
भाई ये 2 घात यहां की 2 घात से कैंसिल हो जाती है और 0.5 अभी भी बचता। एक बड़ी शानदार बात कि यदि कूलाम के नियम में परिवर्तन कर दिया गया तो गाउस के नियम में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। गाउस के नियम का यह प्रारूप तब आता है जब बल 1/r² के समानुपाती हो। अगर बल के सूत्र में कोई और परिवर्तन आप ले आए तो आपको गाउस का नियम क्या पूरा चैप्टर ही वापस लिखना पड़ेगा, पूरा पाठ वापस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बल से ही आगे जाके हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्पत्ति की थी। देखिए इसका सूत्र बदल गया, विभव के भी सूत्र बदल जाएंगे, चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज हमें वापस से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट बातें हम सीख गए। नंबर 1, अगर कोई गाउसीय पृष्ठ आवेश परिबद्ध नहीं कर रहा है तो फ्लक्स होगा 0, और अगर कूलाम के नियम में कोई परिवर्तन कर दिया गया तो फिर गाउस के नियम में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ये बातें मैं आगे नोट्स में ले आऊंगा। अभी के लिए आप यहां तक की चीजें चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आते हैं अगले पेज पर। यदि कोई बंद पृष्ठ किसी आवेश को परिबद्ध नहीं करता है तो उससे संबंधित फ्लक्स कितना आएगा? 0। मैं एक बंद पृष्ठ यहां ले आता हूं। जैसे मान लीजिए एक बेलन है, ये त्रिआयामी सिलेंडर है, बोर्ड अपना द्विविमीय है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये त्रिआयामी सिलेंडर है। अब इस बेलन के अंदर कोई आवेश नहीं, आप देखो यहां खाली जगह पड़ी थी पहले, और फिर हम यहां बेलन लेके आए तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, बेलन के अंदर भी। अब इस बेलन के पृष्ठ पर गाउस के नियम का प्रयोग किया जाए तो फाई बराबर आता है Q/ε0, जहां Q होता है इस बेलन द्वारा, इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। परिबद्ध आवेश कितना है? 0। Q अगर 0 है तो फिर फ्लक्स भी कितना आ गया? इसका जवाब आएगा 0। यही तो बात ऊपर लिखी है। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा आवेश परिबद्ध नहीं किया है तो पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स आएगा 0, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा 0। अच्छा, अगर मान लो ये बेलन की बजाय अपन कोई दूसरी आकृति ले आते हैं, ये बेलन हटा देते हैं अपन और इसकी बजाय दूसरी आकृति लाके देखते हैं। अभी तो लिख दिया कि बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 है। आकृति दूसरी ले आया मैं, घन ले आया। इस घन में भी कोई आवेश नहीं है, बेलन को फेंक दिया, उसकी जगह लाके घन रख दिया। अब मैं आपसे पूछूं घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए, तो उत्तर तो उसका भी 0 ही आएगा ना, क्योंकि इस घन ने कोई आवेश परिबद्ध नहीं किया है। अच्छा, ये घन को हटा देते हैं, भगा देते हैं। मैं एक बादल ले आया, है ना, ऐसा कोई शेप आपने मान लिया, ये बंद पृष्ठ है, ये दिया गया है आपको। अब इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध नहीं है तो फ्लक्स कितना आएगा? 0। बहुत ही सरल बात हमें याद करनी है या सेट कर लेनी है। अगर बंद पृष्ठ किसी आवेश को परिबद्ध नहीं करता है तो वैद्युत फ्लक्स आएगा 0। लिखें इसे, फिर आते हैं अगले पेज पर। इस बार मैंने यहां समरूप विद्युत क्षेत्र लगा रखा है पहले से। देखिए पिछली बार ये निर्वातित था, उस निर्वात में कोई क्षेत्र नहीं था। इस बार यहां समरूप विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। अब इसमें मैं एक बेलन को लाके रख देता हूं। मैं आपसे पूछूं कि इस बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए, तो आपका जवाब अभी क्या आएगा? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में आप फटाफट। सवाल यह है कि इस बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए। आपका जवाब अभी भी आएगा 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इस बेलन ने कोई आवेश को परिबद्ध नहीं कर रखा है। इस बेलन के बंद पृष्ठ पर आप गाउस का नियम लगाएं तो गाउस का नियम कहता है कि बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश बटा ε0। पर इस प्रश्न ने तो कोई आवेश ही परिबद्ध नहीं कर रखा है, इसलिए फ्लक्स कितना आएगा? 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है। और तो भैया जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है क्या उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर भी जा रही हैं? गिन लीजिए, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही है क्या उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर भी जा रही है? जा रही है। इसका मतलब यह है कि इससे संबंधित फ्लक्स 0 होगा। जितनी लाइनें आ रही है उतनी रेखाएं बाहर जा रही हैं। चलिए, तो हम यहां ये बात लिख लेते हैं कि इसका तो फ्लक्स आ गया
शून्य। आगे बढ़ते हैं इससे। बेलन हटा के अब मैं लाऊंगा कोई और अन्य आकृति, तो इसको किया गायब, इसकी जगह मैं ले आया घन। घन ने भी कोई आवेश परिबद्ध नहीं किया, तो आप बोलेंगे कि घन से संबंधित, घन के पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा? शून्य। अच्छा, अब ये घन हटा के मान लीजिए कि अपन फिर से वो बादल ले आए, बादल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी शून्य ही आएगा, क्योंकि बादल ने किसी आवेश को परिबद्ध नहीं कर रखा है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो है ना, लेकिन अरे तो भैया जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं बादल में, उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बादल से बाहर भी निकल रही है। किसी बंद पृष्ठ में जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करे, अगर उतनी ही बाहर निकल जाए और उस पृष्ठ ने कोई आवेश नहीं परिबद्ध कर रखा हो, तो उसका फ्लक्स हमेशा कितना आएगा? शून्य। ठीक, बढ़ते हैं इससे आगे। इस बार मैंने एक स्थिर बिंदु आवेश कैपिटल क्यू ले रखा है। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र हमें पता है असमरूप होता है, अलग अलग दूरियों पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग आता है, अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अलग अलग होती है। अब इस असमरूप विद्युत क्षेत्र में मैं वो बेलन वापस से लेके आ रहा हूं। अब बताइए बेलन से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना है? बेलन से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना है? जवाब अभी भी शून्य है, क्योंकि बेलन ने तो कोई आवेश परिबद्ध नहीं किया ना। नियम तो यह कहता है कि परिबद्ध आवेश अगर अशून्य हो तो फ्लक्स अशून्य होगा। तो बेलन के पृष्ठ के भीतर तो आवेश शून्य है, कोई आवेश रख ही नहीं रखा, इसलिए जो फ्लक्स आ गया वो आ गया शून्य। ठीक है ये बात। अब फिर वही चीज, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है, तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है क्या उतनी ही बाहर भी निकल रही है? यहां प्रवेश कर रही है, यहां बाहर निकल रही है, यहां प्रवेश कर रही है, यहां से बाहर निकल रही है, यहां प्रवेश वहां बाहर, तो विद्युत फ्लक्स आने वाला है शून्य। अच्छा, बेलन की बजाय मान लो आप अलग आकृति ले आते, घन ले आते, तो भी बात वही है। घन के भीतर परिबद्ध आवेश शून्य है, परिबद्ध आवेश शून्य रख दीजिए तो फ्लक्स आ गया शून्य। और जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है उतनी ही घन से बाहर निकल रही है, तो ये विद्युत क्षेत्र के कारण इस घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स आएगा शून्य। ये लिख लीजिए आप। फिर अपन अगली आकृति ले आते हैं, बादल ले आते हैं वापस से। अब आपको समझ में आई गई बात, इस बादल ने कोई आवेश परिबद्ध नहीं कर रखा है, तो ये Q का मान 0, तो वैद्युत फ्लक्स शून्य। इस विद्युत आवेश के कारण इस बादल वाले पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी लाइनें प्रवेश करेगी उतनी बाहर निकल जाएगी। या गाउस के नियम से बता दो कि भाई इसने तो कोई आवेश ही परिबद्ध नहीं कर रखा है बंद पृष्ठ ने, तो फिर वैद्युत फ्लक्स शून्य ही आएगा। बढ़ते हैं इससे आगे। गाउस का नियम हर प्रकार के बंद पृष्ठ के लिए लगता ही लगता है, चाहे पृष्ठ की आकृति या आमाप कुछ भी हो। जैसे एक बिंदु आवेश आपने Q ले रखा है और अब इस बिंदु आवेश को आपने एक बंद बेलन के अंदर स्थापित कर दिया है। ये बेलन जो है वो पूरा बंद है त्रिआयामी आकाश के अंदर। तो क्या इस बेलन के पृष्ठ के लिए गाउस के नियम का प्रयोग हो सकता है? तो जवाब है हां। आप बेलन हटा के उसकी जगह मान लीजिए कि कोई अन्य आकृति ले आते, आप घन ले आते, ये घन सब तरफ से बंद है, तो घन के लिए भी रिजल्ट तो वही आता। गाउस का नियम लगाते तो फ्लक्स आता Q बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि घन ने भी Q आवेश को ही परिबद्ध कर रखा है। इस घन की बजाय मान लीजिए कि आप कोई त्रिआयामी बादल ले आते, बादल सब तरफ से बंद है, इस बादल के अंदर यह आवेश रखा गया है, तो फिर से आप फ्लक्स कितना लिखते? बादल के पृष्ठ से संबंधित Q बटा एप्सिलॉन नॉट, चाहे उसका आमाप कुछ भी हो। ये बादल थोड़ा बड़ा कर दीजिए आप, बादल थोड़ा बड़ा कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसने आवेश तो Q ही अंदर परिबद्ध कर रखा है, फ्लक्स उतना ही आएगा। आप कोई और आकृति ले लीजिए, और आकृति से मेरा आशय क्या है, ये बादल की बजाय मान लो कि आप ऐसे 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 कोई आकृति ले लो। ये त्रिआयामी आकृति है ना, ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आप कोई अलग कलर का बंद पृष्ठ ले लो, मान लो ऐसा ऐसा कोई बंद पृष्ठ ले लो,
इससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। आप कैसी ही आकृति ले लें, आप जो सिलेंडर है वो ऐसा ले लें, बंद सिलेंडर एक, इससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अगर बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश Q है तो उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, चाहे उस पृष्ठ की आकृति कैसे भी हो या उसका आमाप कैसा भी हो। जैसे मैं आपको एक और अच्छे उदाहरण से ये बात समझाता हूं। ये Q आवेश आपने रखा, इसकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपने ऐसे दिखाई इस Q आवेश की। अब मान लीजिए कि आपने एक गोलीय पृष्ठ लिया, मैंने आपसे पूछा इस गोलीय पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स है, ये वाले गोलीय पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स है, तो आपने मान बताया Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने इससे बड़ा गोलीय पृष्ठ ले लिया, ज्यादा त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ ले लिया। अब इस ज्यादा त्रिज्या वाले गोलीय पृष्ठ से भी संबंधित फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि इस बड़े वाले ने भी तो Q आवेश को ही परिबद्ध कर रखा है। जो बच्चे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप जरा देखिए कि इससे संबंधित जितनी रेखाएं थी सफेद वाले गोले से, क्या उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे भी गुजर रही है दूसरे वाले गोले से? और अगर मैं बड़ा गोला बना दूं तो भी उत्तर तो वही आएगा, या और अगर मैं छोटा गोला भी बना दूं तो इस हरे वाले गोले से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उतनी सफेद वाले गोले से भी गुजरेगी, उतनी इस बड़े वाले गोले से भी गुजरेगी। यानी कि आकृति या आमाप कुछ भी हो, गाउस के नियम से जो मान आएगा वो समान आएगा। पृष्ठ आप कैसा भी चुन सकते हैं, शर्त यह है कि पृष्ठ बंद होना चाहिए। ठीक, लिखिए इसे, फिर बढ़ते हैं इससे आगे। गाउस के नियम को प्रयोग करते वक्त सूत्र में ये जो Q है, ये Q है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का योग। जैसे मान लीजिए कहीं 3 बिंदु आवेश पड़े हैं Q, 3Q एंड -2Q। आप एक बंद पृष्ठ ले आए, घनाकार बंद पृष्ठ आप ले आए, उस घनाकार बंद पृष्ठ ने इन सारे आवेशों को परिबद्ध कर रखा है। अब इस घनाकार बंद पृष्ठ के लिए हम गाउस का नियम प्रयोग में ला रहे हैं। तो गाउस का नियम कहता है कि इस घनाकार बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां Q का मतलब है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश में लिख देता हूं। सबसे पहले अपन ने Q लिख लिया, फिर अपन ने ये 3Q लिख लिया, फिर अपन ने ये -2Q लिख लिया। Q प्लस 3Q 4Q, 4Q में से 2Q गया तो 2Q बच गया, यानी कि ये उत्तर आएगा। आप में से हो सकता है किसी के मन में एक डाउट आ रहा हो कि अगर कोई आवेश पृष्ठ के बाहर रख रखा हो तो क्या करें। जैसे मान लीजिए यहां मैंने 5Q आवेश पृष्ठ के बाहर रख रखा है, तो क्या ये आवेश यहां गणना में उपयोग में आएगा, इधर वाली गणना में, इस स्मॉल q की गणना में? तो उसका जवाब है नहीं आएगा, क्योंकि नियम ही कहता है कि पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश लेना है। पृष्ठ तो ये सफेद वाला है, घन वाला, और ये आवेश तो उससे बाहर पड़ा है, यानी कि ये कहीं भी गणना में काम नहीं आएगा। कहीं और आपने मान लीजिए यहां कहीं -7Q आवेश रख रखा है, मान लीजिए इधर -7Q आवेश रखा है पृष्ठ से बाहर, ये आवेश भी गणना में काम नहीं आएगा। गाउस का नियम लगाते वक्त केवल और केवल समीकरण में ये जो Q है वो इंगित करेगा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों को। आगे बढ़ते हैं इससे। अगर कुछ आवेश पृष्ठ के अंदर हों और कुछ आवेश पृष्ठ के बाहर हों, तो जब आप फ्लक्स की गणना कर रहे हैं तो उस गणना में जो Q काम में आता है उसमें केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश ही काम में आएंगे। पर अगर आपने सूत्र ऐसा दिखा रखा हो, फ्लक्स बराबर बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे हैं हम E सदिश डॉट dA सदिश, तो इसमें जो E आता है वो समस्त आवेशों के कारण आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। इस सूत्र में, इस समीकरण में जो E सदिश है वो तो दुनिया के प्रत्येक आवेश के कारण है, पर ये जो Q है
ये केवल पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक पृष्ठ लाके मैं आपको ये बात समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने एक घनाकार पृष्ठ लिया जिसने इन दो आवेशों को परिबद्ध कर रखा है, ये वाला आवेश पृष्ठ से बाहर है। अब हम इस घन के पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस का नियम यह कहता है कि फ्लक्स बराबर होता है बंद पृष्ठ के लिए Q बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां ये Q है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। पृष्ठ ने परिबद्ध कितना कर रखा है, एक तो 5Q, एक परिबद्ध कर रखा है -2Q, वो रख दिया तो इससे अपना उत्तर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर यहां पूछा जाए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, यहां के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मैंने एक बिंदु यहां लिया, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो वो कौन कौन से आवेशों के कारण तीव्रता आपको ज्ञात करके फिर आपको परिणामी ज्ञात करना होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना होगा। तो जवाब है प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आपको यहां पर लेना होगा और फिर आपको अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना होगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस Q के कारण विद्युत क्षेत्र यहां भी होगा, ठीक, इस 5Q का विद्युत क्षेत्र भी यहां उपस्थित होगा, होगा ही होगा, और इस -2Q के कारण विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ होगा। यानी कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो तो सबके कारण आएगा। अब मान लीजिए आप कहते कि नहीं, मैं तो बिंदु यहां मानना चाहता हूं, इस पृष्ठ पर मानना चाहता हूं। मान लो आपने ये बिंदु मान लिया, इस घन के पृष्ठ पर यह बिंदु मान लिया। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन से आवेशों के कारण होगा, जो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है, पृष्ठ के बाहर है, तो इसका जवाब है सबके कारण होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, गाउसीय पृष्ठ तो काल्पनिक होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। तो ये तो काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ पर हमने एक बिंदु मान रखा है। अगर कोई पूछे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किन किन आवेशों के कारण आया, तो भाई सिंपल सी बात यह है कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ रहा होगा, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ रहा होगा, ऋण आवेश है। इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ रहा होगा, इस वाले धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ रहा होगा, ऐसे करके कुछ। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो समस्त आवेशों के कारण आएगा, चाहे वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध हो या पृष्ठ के बाहर पड़े हों। अब ये बात समझ भी लेते हैं। विद्युत क्षेत्र अगर आप इस समीकरण में लिख रहे हैं यहां, तो ये विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण है, चाहे वो पृष्ठ के भीतर हो चाहे पृष्ठ के बाहर हो। इस समीकरण में जो Q है वो Q है केवल बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध परिणामी आवेश। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो बढ़ते हैं अगले पेज पर। गाउस के नियम को प्रयुक्त करने के लिए जो पृष्ठ हम उपयोग में लेते हैं वो कहलाता है गाउसीय पृष्ठ। और याद रखिएगा, गाउसीय पृष्ठ सदैव काल्पनिक होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण हम किसी गोलीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं, तो हम गाउस का नियम लगाएं तो फ्लक्स आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये गोलीय पृष्ठ लेने के बजाय अगर मैं कोई अन्य पृष्ठ ले लूं, मान लो मैं बेलनाकार पृष्ठ ले लूं जो इस आवेश को परिबद्ध करता हो, तो भी उस बेलनाकार पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। बेलनाकार पृष्ठ की बजाय आप अगर कोई दूसरा इस तरह का बेलन ले ले जो ऐसे रखा हुआ हो, तो भी वैद्युत फ्लक्स आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कैसा भी गाउसीय पृष्ठ का चयन आप कर लें, उत्तर तो समान ही आएगा। यह उत्तर गाउसीय पृष्ठ के आकार, आमाप, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसके विन्यास पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, ये वाला जो Q आवेश है, इस पे मैंने मान लीजिए इसको बंद कर दिया है किसी घन के अंदर। अब बताइए कितना वैद्युत फ्लक्स होगा घन के पृष्ठ से गुजरने वाला? उत्तर वही है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कारण ऊपर लिखा हुआ है,
गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इस पृष्ठ की आकृति या आमाप पर निर्भर नहीं करता। आते हैं अगले पेज पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप गाउसीय पृष्ठ चुन रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गाउसीय पृष्ठ किसी विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह Q आवेश था, इसके लिए मैंने एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ चुना। अब इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर कोई विविक्त आवेश उपस्थित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप गाउस के नियम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां एक 5Q आवेश अगर उपस्थित हो इस गाउसीय पृष्ठ पर, तो फिर आप गाउस का नियम नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? खुद आवेश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है अगर आपको याद हो तो E बराबर आपने लिखा था K, ये जो भी आवेश का परिमाण है, बटा R²। इससे दूरी R माप के आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए खुद आवेश की स्थिति पर ही बात करें तो क्या ये R शून्य हो जाएगा? R शून्य हो जाएगा। R शून्य की तरफ अग्रसर हो तो फिर E जो है वो अनंत की तरफ अग्रसर होगा। E अमर्यादित हो जाएगा। E का परिमाण इतना बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे आप इस आवेश के सन्निकट आते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी और खुद बिंदु आवेश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र सुपरिभाषित नहीं है। तो जब आप गाउस का नियम लगाएंगे तो गाउस का नियम आप ऐसे लिखते हैं, E समाकलन डॉट dA इज इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें यहां वाले बिंदु पर E अपरिभाषित हो जाएगा। E अपरिभाषित हो जाएगा तो आप समाकलन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप फ्लक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे। ये वाला गोल चिन्ह बताता है कि बंद पृष्ठ के लिए समाकलन करना है, लेकिन बंद पृष्ठ के इस हिस्से पर विविक्त बिंदु आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र परिभाषित नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, गाउसीय पृष्ठ ऐसा चुनना है कि वो किसी विविक्त आवेश को काट के ना जाए। समझ लेते हैं इस बात को। विविक्त आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र को किसी भी आवेश की अवस्थिति पर भली भांति परिभाषित नहीं किया गया है। आवेश की खुद की स्थिति पर अगर ये R एकदम 0 ही कर दो, आवेश की खुद की स्थिति पर ये वाला R आप शून्य कर दें तो फिर ये E हो जाएगा अपरिभाषित। अब E परिभाषित ही नहीं है तो फिर उस विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम? फ्लक्स भी फिर वहां परिभाषित नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र सभी मर्यादाओं के बाहर विकसित हो जाता है। यह बात हम सीख चुके हैं कि R जैसे जैसे शून्य की तरफ अग्रसर होगा, ये E का परिमाण अनंत की तरफ अग्रसर होता जाएगा। R जितना छोटा होगा ये E उतना ही बड़ा होगा। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ऐसा गाउसीय पृष्ठ चुने जो किसी विविक्त आवेश को ना काटे। विविक्त आवेश या तो पृष्ठ के अंदर हो या पृष्ठ के बाहर। मैं ये कहना चाहता हूं कि विविक्त आवेश पृष्ठ को ना काटें। आप ऐसा पृष्ठ चुन लें कि विविक्त आवेश या तो पृष्ठ के अंदर आ जाएं या विविक्त आवेश पृष्ठ के बाहर रह जाएं। ठीक। मान लो कोई बच्चा कहेगी सर मैं ऐसा गाउसीय पृष्ठ मानना चाहता हूं और गणना करने के लिए ऐसा, ये हरा वाला गाउसीय पृष्ठ, कैसा ही आकार हो सकता है गाउसीय पृष्ठ का, उससे कोई दिक्कत नहीं। बताओ उस बच्चे ने सही माना है गाउसीय पृष्ठ या नहीं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। किसी बच्चे ने फ्लक्स की गणना करने के लिए ये एक बंद पृष्ठ माना हरा वाला, बताओ उसने सही माना कि नहीं माना? नहीं माना, क्योंकि वो विविक्त आवेश को काट के जा रहा था। एक दूसरा बच्चा है, उसने ये पीला वाला कुछ भी शेप का मान लो आप, उसने गाउसीय पृष्ठ मान लिया। बताओ उसने सही गाउसीय पृष्ठ माना कि नहीं माना? सही माना है, क्योंकि सारे आवेश अंदर परिबद्ध है, कोई भी गाउसीय पृष्ठ को काट के नहीं जा रहा। किसी बच्चे ने कहा कि मैं तो ऐसा पृष्ठ लेना चाहता हूं, एक घनाकार पृष्ठ ले लेते हैं ऐसा। क्या इस बच्चे ने सही पृष्ठ माना है? बिल्कुल सही माना है। घन के अंदर कुछ आवेश है,
घन के बाहर कुछ आवेश है, ये कैपिटल क्यू घन के अंदर पड़ा है और 5q3q घन के सतह के बाहर पड़े हैं। कोई भी आवेश इस घन की सतह को काट नहीं रहा है, इसके पृष्ठ को काट नहीं रहा है, यानी कि ये आपने बिल्कुल बढ़िया गाउसीय पृष्ठ माना है। क्लियर? कोई भी बिंदु आवेश, कोई भी बिंदु आवेश, कोई भी विविक्त आवेश गाउसीय पृष्ठ की सतह को नहीं काटना चाहिए। लिखिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। गाउसीय पृष्ठ संतत आवेश वितरण से गुजर सकता है। विविक्त बिंदु आवेश से गाउसीय पृष्ठ नहीं गुजर सकता, लेकिन संतत आवेश वितरण से गुजर सकता है। कैसे? आइए समझते हैं। आपने इस रेखीय आवेश के इर्द गिर्द एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मान लिया। अब यह बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ यहां आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि किसी बिंदु आवेश को काट के जाएगा, क्योंकि यहां तो बहुत सारे बिंदु आवेश अवस्थित हैं इस रेखा पर। लेकिन नहीं, अभी आज ही के वीडियो में हमने सीखा था कि आपको रेत के कण दूर से देखने पर सब जगह रेत 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 ही दिखाई देती है, बीच की हवा तो दिखाई ही नहीं देती। इसमें भी दूर से देखने पर आपको सब जगह आवेश 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 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो क्या आवेशों के मध्य रिक्त स्थान होगा? और हमारा ये जो गाउसीय बेलन है, गाउसीय पृष्ठ है, ये उन्हीं रिक्त स्थानों से गुजर रहा है। ये बिंदु आवेशों को कट नहीं कर रहा। देखें कैसे, मैं इसको जूम कर रहा हूं डायग्राम को और आपके सामने लाता हूं इसे। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो यहां बीच में जो रिक्त स्थान है गाउसीय पृष्ठ उससे गुजर गया, यहां बीच में जो रिक्त स्थान है गाउसीय पृष्ठ उससे गुजर रहा है। फिर देखते हैं यहां जो रिक्त स्थान है आवेशों के मध्य गाउसीय पृष्ठ उससे गुजर रहा है। यानी कि गाउसीय पृष्ठ संतत आवेश वितरण को प्रतिच्छेदित करके जा सकता है, कट करके जा सकता है। सूक्ष्म रूप पे ध्यान से देखा जाए तो वो वास्तव में आवेशों के मध्य की हवा रिक्त स्थान से गुजर के जाता है। ठीक है, तो लिखिए इसे कि गाउसीय पृष्ठ संतत आवेश वितरण से गुजर सकता है। आते हैं अगली बात पर। हम गाउस के नियम से जब भी विद्युत क्षेत्र की गणनाएं करेंगे तो हम ऐसे पृष्ठ चुनेंगे जिससे हमें कुछ सममिति का लाभ मिल सके। जैसे मान लीजिए कि आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो आप गाउसीय पृष्ठ जो लेंगे वो लेंगे गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। गोलाकार गाउसीय पृष्ठ लेने से फायदा क्या मिलेगा? इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ के लिए हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ होगा। ई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हर बिंदु पर त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ। और अगर यहां आप क्षेत्र सदिश देखें, क्षेत्रफल सदिश देखें, तो वो भी त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ होगा। यानी कि ई सदिश व ए सदिश के मध्य हर बार कोण कितना आ जाएगा? 0। बढ़िया सममिति वाली सिचुएशन मिल गई। इससे कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे भी। अच्छा, कोई बच्चा कह दे कि नहीं नहीं मैं गोलीय गाउसीय पृष्ठ नहीं लूंगा, मैं तो यहां एक बेलन मानना चाहता हूं। अब देखो बेलन मानते ही क्या आफत आने वाली है। कोई बच्चा कह दे मैं तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहता हूं। तो देखिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी धन आवेश के कारण, वो क्या ऐसे 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 जा रही होंगी। ठीक है, ये बात। ये क्षेत्र रेखा गोले के लिए तो देखो तो त्रिज्य दिशा में ऐसे, इस गोले के लिए देखो तो त्रिज्य दिशा में ऐसे, इस गोले के लिए देखो तो त्रिज्य दिशा में ऐसे। अब इस लाल वाले पृष्ठ की चर्चा करते हैं अपन। तो इसमें यहां कोई छोटा सा क्षेत्रफल सदिश आपने माना, क्षेत्रफल सदिश की दिशा अभिलंबवत बाहर की तरफ रही होगी ऐसे। अब देखिए डीए सदिश तो इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस बिंदु पर क्या वो इस तरफ है, ई सदिश। तो ई सदिश और ए सदिश के मध्य भिन्न कोण है, अलग कोण है, कुछ कोण है। अच्छा, एक छोटा क्षेत्रफल मैंने यहां माना तो क्षेत्रफल सदिश इधर आ गया। इस बार ई सदिश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 0 है। अलग अलग बिंदुओं पर अगर आप चेक करते जाएं ये बात, आपने यहां कोई पृष्ठ मान लिया, ई सदिश तो ऐसे जा रहा था,
इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है, इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंबवत होगा इधर। अब देखिए ई सदिश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य फिर कुछ अलग कोण आ गया। इतने अलग अलग कोण आएंगे कि कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आप बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो आप वहां बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ नहीं मान सकते, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप गोलीय पृष्ठ मानते तो हर बिंदु पर गोले के ई सदिश और क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में होंगे। ई सदिश क्षेत्रफल सदिश, ई सदिश क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में होंगे, ई सदिश क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में होंगे। तो पृष्ठ ऐसा चुनना है जिसमें हमें सममिति का कोई फायदा मिल सके। कोई बच्चा कहते कि नहीं नहीं मैं तो इसमें घन मानना चाहता हूं, मान सकते हो लेकिन भैया कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। अगर आप एक घन मानोगे तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि घन के पृष्ठ के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होगी, जबकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत होगा। तो बहुत सारे अलग अलग कोण आएंगे, कैलकुलेशन करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो याद रखना, बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो आपको गाउसीय पृष्ठ कैसा मानना है, सदैव गोलीय, और उस गोले का केंद्र आना चाहिए बिंदु आवेश वाली स्थिति पर। एकदम सरल हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। यदि हमारे पास कोई रेखीय आवेश हो तो इसके लिए सबसे सुविधाजनक जो गाउसीय पृष्ठ होगा वो होगा एक बेलन। ये भी हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं कि बेलन मानने से क्या फायदा मिलेगा। एक्चुअल में बेलन अगर आपने मान लिया तो आपको ई सदिश व ए सदिश के मध्य साफ सुथरे कोण मिल जाएंगे, गणना आसान हो जाएगी। ये रही इस वीडियो की आखिरी बात। वैसे ये हम शुरुआत में डेरिवेशन में समझ भी चुके हैं। गाउस का नियम कूलाम के नियम में दूरी के व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता पर डिपेंड करता है। अगर कूलाम के नियम में कोई परिवर्तन आएगा तो फिर गाउस के नियम में भी परिवर्तन आएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या बुरा लगा है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इसे शेयर करें। थैंक यू, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।